एक ही बार हेलो बोला, लेकिन मेरे बोलने के बाद भी कई ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे आखिरकार राज क्या है। ओके, तो जब मैंने हेलो बोला तो मेरी ही ध्वनि इन पहाड़ों से टकराकर वापस मेरे कानों तक आ रही है। यही कारण है कि मेरे बोलने के बाद भी कई ध्वनियां हमें सुनाई दे रही हैं। ऑल क्लियर? इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, मेरी ही ध्वनि पहाड़ों से टकराकर परावर्तित ही तो हो रही हैं। इट मीन्स यहां पर ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। पहाड़ों से टकराकर जो ध्वनि परावर्तित हो रही है उस ध्वनि को ही हम बिल्कुल सही प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द एको। ऑल क्लियर? तो आज आप इससे परिचित हो गए कि एको आखिरकार क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है। ओके, पहाड़ों से टकराकर जो ध्वनि आ रही है, यदि यह ध्वनि 0.1 सेकेंड, इट मीन्स सेकंड के 10वें भाग के अंदर अंदर हमारे कानों में पड़ जाती है, तभी हमें परावर्तित ध्वनि जो कि इन पहाड़ों से हो रही है परावर्तित, तभी वो हमें सुनाई देगी, अन्यथा नहीं सुनाई देगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एको हमें तभी सुनाई देगी, प्रतिध्वनि हमें तभी सुनाई देगी जब किसी हार्ड सरफेस से ध्वनि का परावर्तन सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर? ओके, तो अब हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल क्या होती है। नहीं जानते हैं तो आज से याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, तो अब जब हम हेलो बोल रहे हैं तो वो ध्वनि आखिरकार पहाड़ों से टकराकर वापस मेरे तक आ रही है। तो यहां पर ध्वनि ने कितनी दूरी तय की मेरे तक वापस आने पर, सभी को समझ में आ रहा होगा। अरे भाई, यदि इस पहाड़ तथा मेरे बीच की दूरी d हो जाए तो वो ध्वनि पहाड़ से टकराकर जब मेरे पास वापस आएगी तो वो पुनः d दूरी तय करेगी ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहां पर दूरी कितनी तय हो रही है ध्वनि के द्वारा, 2d तय हो रही है। ऑल क्लियर? ओके, तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि एक एको इट मीन्स प्रतिध्वनि तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब किसी हार्ड सरफेस तथा श्रोता के बीच की दूरी निश्चित हो। और वो दूरी निश्चित कौन सी होगी, उसी को ही हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, 2d बराबर ध्वनि की चाल गुणा ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच में समय अंतराल। इट मीन्स 2d बराबर क्या हो जाएगा, 340 गुणा 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट करोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सही 17 मीटर आएगी, 17 मीटर आएगी। हार्ड सरफेस और श्रोता के बीच में 17 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, 17 मीटर तो होनी ही चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ऑल क्लियर? ओके, हेलो। सिनेमा हॉल में जब हम जाते हैं तो वहां पे फर्स्ट सीट में जो पर्सन बैठा रहता है और जो लास्ट सीट में पर्सन बैठा रहता है, दोनों को ही समान सुनाई देता है, किसी को ना ज्यादा किसी को ना कम। आखिर इसके पीछे राज क्या है, चलिए जानते हैं। सिनेमा हॉल की जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, उसका शेप कॉनकेव होता है। इट मीन्स अवतल आकार की उसकी छत होती है। यही कारण है कि स्क्रीन से जब साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो वो साउंड इन सीलिंग से कई बार टकराता है। इट मीन्स वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, कई बार परावर्तन होता है ध्वनि का। यही कारण है कि फर्स्ट सीट पर बैठने वाला पर्सन और लास्ट सीट में बैठने वाले पर्सन को समान सुनाई देता है, किसी को ना ज्यादा किसी को ना कम। ऑल क्लियर? तो इस प्रक्रिया को ही
ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है, कई बार परावर्तन हो रहा है ध्वनि का, इसी को ही हम रिवर्बरेशन के नाम से जानते हैं। इसको यदि हम शॉर्ट में कहें तो रिवर्ब भी कह सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके, तो अब हम चलिए जानते हैं कि एको इट मींस प्रतिध्वनि तथा मल्टीपल रिफ्लेक्शन जिसको हम रिवर्बरेशन के नाम से जानते हैं, इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है? अंतर सिंपल सा है। एको में सोर्स से जो ध्वनि निकलती है और किसी हार्ड सरफेस से टकराने के बाद जो प्रतिध्वनि आती है, उन दोनों के बीच में अंतर इट मींस टाइम गैप एक निश्चित होता है, एक निश्चित समयांतराल होता है इन दोनों ही ध्वनियों के बीच में। लेकिन रिवर्बरेशन के केस में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में यह होता है कि यहां पर ध्वनियों का ओवरलैप हो जाता है। जो ध्वनि निकल रही है वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। यही इन दोनों के बीच में मेन अंतर है। सिनेमा हॉल में आवाज आखिरकार गूंजती क्यों नहीं है? वहां पर हमें एको क्यों नहीं सुनाई देती है? तो आंसर सिंपल सा सभी का ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि वहां पर सोर्स से जो ध्वनि निकली और किसी हार्ड सरफेस से जब टकराई ध्वनि और वापस से हमारे कानों पर पहुंची, तो इन दोनों ही ध्वनियों के बीच में जो समय का अंतर होता है वो 0.05 सेकंड का होता है। इट मींस 0.1 सेकंड से कम हुआ। 0.1 सेकंड समय अंतराल किसका था? भाई एको के सुनने का था। एको के लिए 0.1 सेकंड जरूर से जरूर होना चाहिए समय अंतराल, लेकिन यहां तो 0.05 सेकंड हो गया, विच इज लेस देन 0.1 सेकंड। यही कारण है कि सिनेमा हॉल में हमें एको नहीं सुनाई देती है। ये एको के रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है भाई। ऑल क्लियर? ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो ये रूम बिल्कुल खाली है, कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं है, कोई भी सामान नहीं रखा है और हम बोल रहे हैं और हमें क्या सुनाई दे रहा है? आवाज गूंज रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, यहाँ पर हमारी ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। किससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है? अरे भाई, ये जो वॉल्स हैं इन्हीं पर तो ध्वनि कई बार टकराकर वापस से मेरे कानों पर आ रही है। यही कारण है कि इस खाली रूम में आवाज गूंज रही है। लेकिन यदि हम इस रूम को फिलअप कर दें, फर्नीचर्स लगा दें, कर्टन्स लगा दें, तो क्या होगा? हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं गूंज रही है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण सिंपल सा है, जो हमारे कर्टन्स हैं, फर्नीचर वगैरह हैं, ये सब क्या कर ले रहे हैं? ये हमारी ध्वनि को अवशोषित कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इनके पास एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। ऑल क्लियर? ओके, क्वेश्चन मेरा है आपसे, कर्टन्स ले लीजिए, पर्दा, और वॉल ले लीजिए, दोनों में से सबसे अच्छा ध्वनि को अवशोषित करने वाला कौन है? बिल्कुल सही, कर्टन्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे ध्वनि को अवशोषित करने वाले होते हैं। और वहीं वॉल्स क्या होती हैं? इनमें कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल सही, इनमें ध्वनि का परावर्तन सबसे अच्छा होता है। तभी तो खाली रूम में आवाज गूंज रही थी। ऑल क्लियर? ओके। अरे ये क्या हो गया? बादल गरज रहे हैं। बादलों के गर्जन की ध्वनि हमारे कानों में गूंजती क्यों है? गूंजने का आखिरकार राज क्या है? तो राज सिंपल सा यही है, साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इट मींस रिवर्बरेशन। ध्वनि का यहाँ पर कई बार परावर्तन हो रहा है। यही कारण है कि बादलों के गर्जन की ध्वनि हमारे कानों में गूंज रही है। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज करते हैं
उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही होता है। इट मींस वहां पर भी रिवर्बरेशन का ही केस होता है। माइक्रोफोन, भोंपू जो यूज किया जाता है जगराते वगैरह में, उसमें क्या होता है? सिंपल सा भाई, उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इट मींस रिवर्बरेशन का ही केस उसमें भी आता है। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप देख डालिएगा। अब हम चलते हैं टॉप 3 क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड, आपसे पुटअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि जिस प्रकार से लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक हार्ड सरफेस कैसी आवश्यकता होती है? पॉलिश्ड हार्ड सरफेस की आवश्यकता होती है। तो क्या उसी प्रकार से साउंड को परावर्तित होने के लिए क्या पॉलिश्ड हार्ड सरफेस की आवश्यकता होती है? दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे है, जिस प्रकार से प्रकाश, लाइट परावर्तन के सिद्धांत को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, तो क्या उसी प्रकार से साउंड भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? तीसरा क्वेश्चन हमारा आपसे है, क्या ध्वनि का परावर्तन हर समय होता है, हर एक क्षण होता है? अगर होता है तो वो हमें सुनाई क्यों नहीं देता है? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। शेयर नहीं कर रहे हैं आप, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब क्या कमी रह गई है? आपकी सारी नीड्स को यहाँ पे पूरा किया जाएगा, इसलिए जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।